हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से बयानबाजी का दौर अभी चल रहा है, खास करके मंत्री गुलाम रब्बानी साहब ने जिस तरह का बयान दिया, पिछले कुछ दिन पहले विरोधी दल के जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कई नेताओं के नाम लिए थे, जिसमें यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं अली इमरान विक्टर, उनका भी नाम आया था। और उसके बाद से ही तृणमूल कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया कि कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? रब्बानी साहब ये आरोपों पर आरोप क्यों लगा है? और कल की बात है कि फिर अब इन्होंने भी कह दिया है कि रब्बानी साहब हैं कौन तृणमूल के? वो ग्वालपोखर विधानसभा की अवाम की मदद से, उनके एहसानों की वजह से एमएलए है और मंत्री, बाकी कुछ नहीं। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो हजरत सुन रहे हैं, सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। और रमजान का महीना चल रहा है, सबको मुबारकबाद। देखिए, ये आरोप नहीं है, ये 100% सही बात है, जग जाहिर है, सब कोई जानता है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले हमारे पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी बोल रही थी, हमारे नेता मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब बोल रहे थे, हमारे यहाँ के एमएलए मिनाजुल हसन आजाद साहब बोल रहे थे, हम लोग सब कोई बोल रहे थे, यहाँ तक के सेकुलर माइंड के जो लोग भी हैं सब कोई बोल रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस का जो कैंडिडेट यहाँ का एक्स एमएलए हुआ था, उसको अगर वोट दिया जाता है तो यहाँ पर बीजेपी आसानी से जीत जाएगा। अगर 2 से 2.5 लाख वोट ये काटता है, इसका तो दावा था कि ये जीतेगा, लेकिन जीतना तो दूर के बाद एक सेकंड पोजीशन में भी नहीं आएगा, ये सबका कहना था। लेकिन ये यहाँ के अवाम को गुमराह किए और अवाम भी जिस तरह से हो उसके बहकावे में आ गया। तो बात वो नहीं, आरोप नहीं है, ये जग जाहिर है। लेकिन अभी जो चल रहा है, आपका रब्बानी साहब जो परसों बोले, उसके बदले में इससे जब कल सवाल किया गया तो ये उसको जो जवाब देना चाहिए, तो आप लोग तो जानते हैं कि इसको इशू मुद्दा जो होता है, मुद्दा से भटकाना इसका काम है, मुद्दों से भटकाने में इसको महारत हासिल है, ये बोल सकते हैं। इसको सवाल किया गया कि आप बीजेपी के साथ लेन देन किए थे लोकसभा इलेक्शन में, या ऐसे ही बीजेपी को किस तरह से सपोर्ट किया, आप पर यह आरोप है, तो उस पर उसको सफाई देना चाहिए। लेकिन उसका सफाई उस पर नहीं, वो जिसमें उसका महारत है, वो मुद्दा से ही भटका दिया, डायरेक्ट चला गया जो रब्बानी साहब है क्या तृणमूल पार्टी का, जो वो हमको सवाल करे। अरे भाई, रब्बानी साहब है क्या जो आपको सवाल करे? आप कौन है जो आप उसको सवाल करेंगे? आप तो एक्स एमएलए हैं, आप तो आज के दौर में खुद को प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी बता रहे हैं। तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या फिर यहाँ का एक्स एमपी हो, दिवस में किसी के साथ आपका पड़ रही नहीं, यही बात अगर आपको बोला जाए कि आप कौन है, तो बात वो नहीं है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हकीकत में जब 2016 में रब्बानी साहब यहाँ से एमओएस बनने के बाद, उस वक्त मालदा का ऑब्जर्वर बना था पार्टी की तरफ से, उत्तर दिनाजपुर का ऑब्जर्वर था अभी का अपोजिशन लीडर, हमारे यहाँ का एक्स एमएलए का दोस्त जो बीजेपी का नेता है शुभेंदु अधिकारी, यहाँ का ऑब्जर्वर था। लेकिन स्पेशल ऑब्जर्वर रब्बानी साहब को चकलिया का बनाया गया था ममता बनर्जी की तरफ से। जब उसका ही देन है कि वो यहाँ पर इस तरह से आना जाना शुरू किया, संगठन में हिस्सा लिए, जिस तरह से चकलिया में संगठन किए, और उसका नतीजा ये हुआ कि डेवलपमेंट तो किए ही 2016 से 21 तक। उस डेवलपमेंट को देखते हुए यहाँ का अवाम तृणमूल पर यकीन किया, और 2021 में जब यहाँ से मिनाजुल हसन आजाद साहब को कैंडिडेट किया गया तृणमूल की तरफ से, तो यहाँ का अवाम, यहाँ के पहले के खानदानी एमएलए जो अभी लोकसभा का कैंडिडेट था, जिसको हराने का किसी में हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, बोलने का दावा कर रहे थे, उसका जमानत जब्त हो गया। तो ये कराने वाला कौन, इसके पीछे हाथ किसका रहा, मेहनत किसका रहा? रब्बानी साहब का रहा, यहाँ का अवाम का सपोर्ट रहा। तब उस पर जो उसका इतना गुस्सा है, वो गुस्सा निकालेगा कहां से? कहीं ना कहीं से तो निकालना होगा ना, ये गुस्सा निकाल रहा है। हकीकत में आज के डेट में आप देखिए कि 30,000, अभी 27 तारीख में 30,000 जनप्रतिनिधि, एमपी, एमएलए, उसके अलावा
पंचायत समिति सभापति, जिला परिषद सभापति, उसके अलावा नीचा स्तर में प्रधान था। 30,000 जनप्रतिनिधि को लेके जब नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक सभा होता है, वहां पर ममता बनर्जी का स्टेज में 50 नेताओं का जगह होता है, जिसमें हमारे यहाँ का फख्र की बात है कि हमारे यहाँ का नेता, हम लोगों का नेता गुलाम रब्बानी साहब, मिनिस्टर साहब को वहां पर जगह मिलता है स्टेज में। लेकिन उसका ही उल्टा हम लोग उसके 2 दिन बाद देखे, जो प्रदेश कांग्रेस का एक मीटिंग हुआ है किसी मीटिंग हॉल में कलकत्ता में, 100 आदमी पार्टिसिपेंट था उसमें मुश्किल से, जिसमें 50 स्टेज में 50 नीचे। और कांग्रेस का वो कल्चर ही है, नीचे दर्शक कम रहता है, स्टेज में जाता रहता है। हम लोग बहुत दिन तक कांग्रेस किए हैं, तो उसमें उसको जगह नहीं मिलता है और वो खुद को साबित करता है, बोलता है कि वो प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी। अगर एक प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी होगा और प्रदेश का 100 आदमी का मीटिंग होगा, उसको स्टेज में जगह नहीं मिलेगा, वो नीचे खड़ा होकर दर्शक के पास खड़ा है और वो खुद को बोल रहा है, सवाल कर रहा है कि रब्बानी साहब क्या है। आप अगर किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपके तरफ इशारा करता है, ये साबित हो जाता है। आपको ध्यान देना चाहिए। गुलाम रब्बानी साहब जब 2019 में यहां से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में चला गया, 4 डिस्ट्रिक्ट का, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर का ऑब्जर्वर बना गुलाम रब्बानी साहब। स्टार कैंपेनर था, आपको पता होगा, आप जाके देखिए। आज भी तृणमूल कांग्रेस का कोर कमेटी का सदस्य है वो। जो 27 तारीख में एक इलेक्शन कमेटी का कोर कमेटी घोषणा हुआ जिसमें उसका नाम नहीं है, वही लेके वो बोल रहा है शायद। लेकिन वो असल में उसका जो परेशानी है कि वो अधीर रंजन चौधरी का लीडरशिप में कांग्रेस ज्वाइन किया था। अधीर रंजन चौधरी का चल नहीं रहा है, वो कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। दीपादास मुंशी, मोहित सिंह गुप्ता इसको मानता नहीं है, इसको प्रदेश में कोई इंपोर्टेंस देता नहीं है। तो ये सब गुस्सा उधर नहीं दिखा के ये उल्टा इधर दिखा रहा है, जबकि उसको यह बताना था कि उसका लिंक बीजेपी के साथ है या नहीं। अगर नहीं था इलेक्शन में तो रब्बानी साहब किस आधार पर हमको सवाल कर रहा है, वो सबूत पेश करे। तो ऐसा नहीं, अगर ऐसा बोलने से तो सबूत पेश कर देगा। तो उधर नहीं जाके जिसमें महारत हासिल है, मुद्दों से भटकाओ। यहाँ के अवाम को हमेशा मुद्दों से भटकाया है और आज अवाम 4 साल में चकलिया इलाका में, अभी हम लोग जा रहे हैं आपका सुरजापुर हाट से खुद्दन तक, वो कितना बड़ा रास्ता है, 13 करोड़ का वो रास्ता। अभी हमारा एमएलए मिनाजुल साहब उद्घाटन करेगा, कल से काम शुरू होगा। तो ये जो काम चकलिया इलाके में जिस तरह से काम शुरू हुआ है, तो काम पर 2 उंगली उठा नहीं सकता है। तो सवाल पर सवाल, उल्टा पुल्टा सवाल। अब देखिए रब्बानी साहब उससे हर स्तर में, उम्र में बड़ा है, वहदे में बड़ा है, एजुकेशन में बड़ा है। लेकिन रब्बानी साहब का परसों दिन का स्टेटमेंट देखिए, सुनिए, और इसका कल का देखिए। कभी कभी तो लगता है जो कितना पढ़ा है और कहां से पढ़ा, इस पर भी डाउट हो रहा है। ये एक मिनिस्टर आपको किस अंदाज से पॉलिटिक्स में सवाल करना सबका हक है, वो आप पर आरोप लगा रहा है या आप पर सवाल कर रहा है, तो किस अंदाज में कर रहा है और आप किस अंदाज में कर रहे हैं। आज जिस तरह से QR कोड के सहारे आप यहाँ के अवाम, यहाँ के नौजवान को बहका के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में यहाँ के बच्चे जो पेट के चलते काम करते हैं, उन लोगों को बहका के जो जाट भाई का MP हो जाएगा, एक बार रुपया दो, वोट दो, चंदा दो करके आप QR कोड से इतना रुपया कलेक्शन किए, उसका हिसाब दिया आप यहाँ के अवाम को, यहाँ के लड़कों को। यहाँ का लड़का, आज हम कई लड़कों से मेरा बात होता है, सब कोई पछता रहा है, सबको आवेग में आके उस वक्त वो काम कर दिया था। बोल सोचा था जो शायद इस बार यहाँ से MP हो जाएगी। इस बार क्या, किसी बार नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 2019 में भी बोले थे जो मोहम्मद सलीम साहब को अगर आप वोट देते हैं तो यहाँ पर फायदा बीजेपी को होगा। साबित हुआ 2024 में भी सेम ऐसा ही हुआ। आने वाले दिन में यहाँ का अवाम अब जब समझ गया है, अब आप देखिए, आदमी तो जब तक गिरता नहीं है तब तक संभलता नहीं है। आज यहाँ का अवाम समझ गया है कि इसके साथ रह के किसको फायदा हो रहा है और किसका लॉस हो रहा है, बोल के आज जो लोग इसके लिए जान छिड़कता था, आज वो लोग दिन ब दिन तृणमूल में ज्वाइन हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, हम नाम नहीं बोलेंगे। तो आने वाले दिन में और भी लोग जो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश ना हो, मस्जिद का लाउड स्पीकर ना खुले, वो लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी चले, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहे, वो लोग तृणमूल के साथ आएंगे। अब रहा इसका, ये किसको कब क्या बोलते हैं, अभी आजकल इसको इतना सीरियसली आदमी। दिन पहले
इसका सवाल था, आपको याद होगा शायद, जब रब्बानी साहब एमओएस हुए थे उस वक्त ये बोल रहे थे कि ये तो मिनिस्टर ही नहीं है। फिर कुछ दिन बाद बोला जो इसको मिनिस्टर तो हम कर दिए। फिर कुछ दिन बाद बोला जो ये फीता काटा मिनिस्टर है। फिर कुछ दिन बाद बोला ये अचार बेचा मिनिस्टर है। तो अभी आदमी इसका सुन सुन के पक गया है, आदमी अभी इसको सीरियस लेता नहीं है, क्योंकि इसका काम ही है उल्टा पुल्टा बोलना। एक सवाल मेरा बनता है, राजनीति में हर नेता अपना अलग अलग एक पैंतरा आजमाता है। तृणमूल कांग्रेस भी जो है पैंतरा आजमाती है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ जो देखा जाता है कि मुख्य जो लड़ाई है वो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में है। लेकिन बात जहां तक अली इब्राहिम विक्टर की आती है तो उनके वालिद साहब मरहूम रमजान अली साहब भी यहाँ के एमएलए रहे, मरहूम हफीज आलम सैलानी साहब भी यहाँ के एमएलए रहे, अब वो भी यहाँ के एमएलए रह चुके हैं, हालांकि इस बार चुनाव आएगा। तो तृणमूल कांग्रेस आखिर चाहती क्या है? वो नेता है, चुनाव लड़ेंगे, उनको जैसा अच्छा लगेगा, वोट चाहिए, वोट के लिए जैसा भी जो भी पैतरा लगाना पड़ेगा लगाते हर नेता वो भी करेंगे। तो क्या तृणमूल कांग्रेस क्या चाहती है कि वो बोरिया बिस्तर समेट के घर में बैठ जाए, चुनाव ही ना लड़े? तकलीफ कहाँ है? सबका अपना अपना हक है, सबका अपना अपना अधिकार है। आप भी चुनाव लड़ते हैं और कोई भी चुनाव लड़ता है, लोगों को जहां अच्छा लगता है वहां जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस हमेशा डेवलपमेंट की बात करती है, विकास की बात करती है, तो उन विकास को सामने रख करके लोगों का, अवाम का जो आकर्षण है वो अपने तरफ नहीं खींच पाती है, और वो कुछ चंद बातें बोल के ही जो है लोगों को अपने तरफ लेके चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, चुनाव लड़ने का तो हक सबको है, इलेक्शन लड़ने, किसी को मना तो नहीं करते, इलेक्शन लड़ने का हक सबको है, लड़ता भी है, लड़ना भी चाहिए। लेकिन आप इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं? आप तो आवाम को बता रहे हैं जो हम आपके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी भलाई के लिए लड़ रहे हैं। तो आप तो भाई 44 साल तक हम लोगों के भलाई के लिए लड़े, बहुत भला कर दिए हम लोगों का। अब थोड़ा सब्र कीजिए, रुकिए, और नहीं करना होगा। आज के दौर में अभी पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वोट किया, और हम लोग उत्तर बंगो का आदमी नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वोट किए, लेकिन उसको जिताने के लिए भी वोट किए। वो कैसे? आज 240 सीट बीजेपी का जीता। अगर उत्तर बंगो में ये 7 सीट अलीपुरद्वार से लेकर मालदा तक ये 7 सीट तृणमूल का जीत जाता, तो तृणमूल का सीट कितना होता? 29 और 7 36। 240 से बीजेपी का कितना आ जाता? 233। अगर 233 बीजेपी का सीट होता तो नीतीश कुमार और नायडू किस में जाता? एनडीए में जाता ना इंडिया जोट में जाता? आप बोलिए। अगर इंडिया जोट में आता तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री, पहली बार एक बंगाली प्रधानमंत्री बनने का चांस था, नहीं भी बन पाती मान लीजिए, तो कौन बनता? राहुल गांधी बनता। कोई भी इंडिया जोट का ही ना बनता, आज नरेंद्र मोदी नहीं बनता। फायदा क्या होता? आज वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं होता। आज हमारे मस्जिद, मदरसे, दरगाह, जनाजा, ईदगाह ये सब दाव में नहीं लग जाता। आज हमारा वजूद खतरे में नहीं पड़ता। तो हम लोग बोल रहे हैं जो हम लोग बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम लोग बीजेपी को जिताने के लिए वोट कर देते हैं। बीजेपी को नहीं देते हैं वोट, इस पार्टी को देते हैं जिसको देने से फायदा बीजेपी को हो जाता है। आज ये जो 7 सीट हम बोले, इसमें कितना नंबर में है कांग्रेस? 3 क्या, उसको 4-5 भी बोलिएगा तो कम है। फाइट तृणमूल के साथ था। थोड़ा सा वोट अगर सेकुलर माइंडेड आदमी तृणमूल को दे देता तो हम लोग ये 7 सीट जीत जाते, आज 36 एमपी हो जाता। बहुत आदमी बोल रहा था 42 का 42 अगर ममता बनर्जी का पार्टी जीत जाती है तो क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाएगी? बन जाती इस बार, ऐसा चांस था। सिचुएशन, पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है। तो कौन बोल रहा है कि आप पॉलिटिक्स मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए, लेकिन आप बोल रहे हैं आप मेरे भलाई के लिए इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं, फिर आप हमसे चंदा लेके, हमसे वोट लेके मेरा ही नुकसान कर दे रहे हैं। इससे मना किया जा रहा है। आप इलेक्शन तो लड़े 44 साल, आप 3 पीढ़ी इलेक्शन लड़े, बहुत भला किए चकलिया के लिए, इतना किए जो हम लोग परेशान हैं आपका भलाई को लेके। कम से कम आपको यहाँ का आवाम रेस्ट करने के लिए भेज दिया, आराम करने के लिए भेज दिया, कम से कम कुछ दिन आराम कीजिए ना। अभी जो एमएलए है 4 साल हुआ, वो क्या क्या किया, 1 साल और है, उसके बाद 5 साल बाद यहाँ का आवाम उससे हिसाब लेगा। फिर इसका हिसाब और उसका हिसाब आदमी टाली करके जिसको होगा समझ में आएगा उसको वोट देगा।
तो वोट में लड़ना मना नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं जो आप मेरे लिए लड़ रहे हैं और उल्टा नुकसान मेरा ही कर रहे हैं, इससे मना कर रहे हैं। चलिए।